नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं फिरोज लोहार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। कल हमने पढ़ा था परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और कल मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की चरण या विशेषता किस प्रकार अपन रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, कल बताया था मैंने, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को हम दाईं ओर लिखते हैं। यह अभिकारक और ये उत्पाद, इनको बाईं तरफ लिख दिया। इंग्लिश में अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। इनको बाईं तरफ लिख दिया, उनको दाईं तरफ लिख दिया। इसके पश्चात अभिकारक और उत्पाद के मध्य, या इनको अलग अलग बताने के लिए इनके मध्य तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ये वाले इस तीर से बाईं ओर अभिकारक है और दाईं ओर उत्पाद है। ये कल मैंने बताया था। इसके साथ यदि इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, अभिकारकों की संख्या या उत्पादों की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे A + B C + D, एक से ज्यादा अभिकारक उत्पाद हो गए तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देगा। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया कि यदि किसी भी अभिकारक के उत्पाद की यदि अपने को अवस्था दर्शानी है तो वहां पर निम्न चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। देखो, जैसे सॉलिड के लिए S लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए L लिख सकते हैं, गैस के लिए हम G लिख सकते हैं, और यदि कोई जलीय विलीन है तो उसके लिए अपन एक Q लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला बताया था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं है, और इसमें जो पदार्थ या जो भी परिस्थितियां है, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, उनको तीर चिन्ह के ऊपर लिख देते हैं अपन। ठीक है। तो कल मैंने एक विशेषता शायद नहीं बताई थी, वो देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है, उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी या क्षेपी हो सकती है, और उसको अपन निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, जैसे अगला बिंदु है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के अंदर है जब कोई अभिक्रिया ऊष्मा उत्सर्जित करती है, ऊष्मा बाहर निकालती है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे N2 + H2 = NH3। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और इसमें किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे इसको, प्लस ऊष्मा। ठीक है। तो ये होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, प्लस ऊष्मा लगा दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को निम्न प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, जैसे N2 + O2 बराबर ये हो गया 2NO- ऊष्मा, ये है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, नोट कर लो इसको। ये ऊष्मा क्षेपी को प्लस ऊष्मा के रूप में, और ऊष्मा शोषी को लिखते हैं माइनस ऊष्मा।
आगे देखिए, इसके बाद में है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। यदि आपके एक प्रश्न आ जाए कि रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो अब अपन बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं रासायनिक समीकरण के साथ से। रासायनिक समीकरण से क्या क्या आपको पता चलता है, क्या क्या उसी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखो, जैसे एक अभिक्रिया में लिखता हूं N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। इस अभिक्रिया को अपन किस रूप में प्रदर्शित किया है, इसको समीकरण के रूप में। इस समीकरण से तुम्हारे को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। देखो, पहले देखो, एक तो इससे आप अभिकारक और उत्पादों का पता चल रहा है, कौन से अभिकारक और कौन सा उत्पाद है। अभिकारकों एवं उत्पादों के बारे में पता चल रहा है। ये इधर वाले अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। दूसरा, कितने अभिकारकों के परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं, कितने उत्पाद बन रहे हैं, उनके परमाणु अणुओं की जानकारी हमारे को इससे मिल जाएगी। दूसरी, इसके खबर, इसके 2 परमाणु हैं, इसके ये 6 परमाणु हो गए, है ना। इसके ये दो अणु बन गए, NH3 के 2। ठीक है, तो इससे अपन हमारे को इसके परमाणुओं के अणुओं की जानकारी भी मिलती है। अगले, इनकी अवस्था की जानकारी मिल सकती है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने G लगा दिया, G इससे है अभिकार उत्पादों की अवस्था, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, इसकी भी जानकारी हमारे को मिल सकती है। अगला पॉइंट हो गया इसका, इसमें अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर कई उत्प्रेरक और परिस्थितियां भी लगाते हैं। कल मैंने बताया था कि कौन से उत्प्रेरक काम आ रहा है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं तेल के ऊपर, और कौन सी परिस्थितियां काम आ रही है वो परिस्थितियों पर लिखते हैं। तो परिस्थितियों का पता चल रहा है, उत्प्रेरक का पता चलता है। एक इसकी उत्क्रमणीयता की जानकारी होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसकी भी जानकारी हमारे को मिल सकती है। यदि किसी अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाए तो ये होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय की एक ही दिशा में चल रही है। यदि हम किसी अभिक्रिया को ऐसे दर्शाए C+D, तो ये होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे पता चल रहा है कि दोनों तरफ चल रही है और ये एक तरफ भी चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हमारे को रासायनिक समीकरण से मिलती है। अब है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। कौन सी जानकारी आपको नहीं मिलती, उसकी क्या कमी है। तो देखो, 2 कमी आपकी दे रखी है। रासायनिक समीकरण की 2 कमी या सीमा दे रखी है। तो देखो, पहली सीमा, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो पहली सीमा, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता की जानकारी हमारे को नहीं मिलती है कि कितनी सांद्रता इस अभिक्रिया में भाग ले रही है, ये रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं पता चलता। तो पहली सीमा होगी अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। पहली सीमा होगी रासायनिक समीकरण की पहली सीमा क्या होगी, अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता कितनी है, यह हमारे को जानकारी नहीं मिलती है रासायनिक समीकरण के माध्यम से। दूसरी सीमा है इसकी, देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, कितने समय में पूर्ण होगी, ये जानकारी भी रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण
समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती। ये दो सीमा होगी। रासायनिक समीकरण की दो सीमा होगी। एक तो अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता की जानकारी नहीं मिलती है। कितनी सांद्रता अभिकारकों की कितनी सांद्रता भाग ले रही है और कितने उत्पादों की सांद्रता बन रही है, ये रासायनिक समीकरण के माध्यम से पता नहीं चलती। दूसरी इसकी सीमा ये होगी कि रासायनिक समीकरण, ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये कितने समय में पूरी होगी, ये हमारे को जानकारी रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं मिलती है। आगे अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अगला टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया में बनने, टूटने, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के अनेक प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बंद होके टूटने, नए बंध बनने, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। बंध किस प्रकार टूट रहा है, बन रहा है। दूसरा, अभिक्रिया का वेग कितना है, उसकी प्रकृति क्या है। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक प्रकार है। देखो, उसमें सबसे पहला आपके जो देर का है वो है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार दिया है वो है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हो या इसको और क्या बोल सकते हो, योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हो। तो पहली अपनी जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यानी इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हो, एकदम सिंपल सी है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं C+O2 बराबर चेंज हो गया CO2। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इस प्रकार Mg+O2 बराबर MgO, इसको सिंपल करो, ये जुड़ रहे हैं। और एक उदाहरण ये ले सकते हो, CH2D1 CH2 H2 ये चेंज हो गया CH3 एथीन। इसको ये किसका सूत्र है, एथीन का। ये है एथेन का, एथीन और ये एथेन। इन तीनों अभिक्रिया में आप देखो दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
ऐसी अभिक्रिया हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल सा है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और इसका एक और अन्य नाम है संयोजन अभिक्रिया को और भी बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। इसके बाद में आपकी अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्थान से हटाकर कोई अन्य का आ जाना, जिसे उसको स्थान से हटा देना। इसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अभिकारक के परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य अभिकारक का परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। जैसे क्या लिखोगे? जब किसी अभिकारक के परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाए, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल सा है। जब किसी अभिकारक के परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाए, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यानी अलग करना, स्थान से अलग करना और उसके स्थान पर स्वयं आ जाना। देखो, जैसे एक अभिक्रिया के द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे मैं एक सिंपल से इसे लिख के बता रहा हूं, AB+C। ये C इस B को यहां से हटा देगा और स्वयं यहां पर आ जाएगा। तो देखो AC+B, यानी इस अभिकारक के परमाणु यानी B परमाणु को इस C ने हटा दिया और इसके स्थान पर स्वयं आ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? विस्थापन अभिक्रिया का। और उदाहरण ले सकते हो जैसे Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर। इस अभिक्रिया में देखो, जिंक ने क्या किया? इस कॉपर सल्फेट से हटा दिया। कॉपर सल्फेट से कॉपर को यहां हटाया और स्वयं वहां पर आ गया, यानी इसके स्थान पर आ गया। कॉपर के स्थान पर कौन आ गया? जिंक। यानी इस कॉपर का स्थान इसने बदल दिया और स्वयं वहां पर आ गया। तो ZnSO4+ हो गया। यानी कि कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में क्रिया करके क्या बना दिया इसने? जिंक सल्फेट और कॉपर। जैसे एक आपके दे रखा है, छोटा सा प्रयोग है, उसमें दिया है। देखो, एक इसने फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? CuSO4 का विलयन। और ये किस रंग का है? नीले रंग का, नीला है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो किस तरह का है? ये
नीला रंग है। अब इसके अंदर क्या किया, जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक के इस विलेन के अंदर किसके टुकड़े डाल दिए, जिंक के। जिंक के टुकड़े डालने पर कॉपर सल्फेट और जिंक की आपस में क्रिया होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये नीला रंग क्या होता जाएगा, गायब होता जाएगा। नीला रंग गायब होता जाएगा। ये नीला रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा, Z पर बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो और ये कॉपर अलग से निक्षेपित हो जाएगा। ये आपके दे रहे हैं कि एक फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का नीला विलयन डालिया और इसके अंदर जिंक के छोटे टुकड़े डालिए। जिंक के टुकड़े डालने पर ये जिंक और कॉपर सल्फेट की आपस में क्रिया हुई और धीरे धीरे नीला रंग गायब होता गया और Z बढ़ गया और कॉपर निक्षेपित होने लग जाता है। ठीक है, अब ये कॉपर यहां से क्यों हटा, जिंक यहां पर क्यों आया, इसका कारण यह है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं वहां पर आ जाता है। यानी ताकतवर है तो उसको कमजोर को वहां से हटा देगा। जैसे ये जिंक है, ये अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय, जबकि कॉपर है, कॉपर कम सक्रिय है। जिंक अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय होने के कारण ये कॉपर को जिंक हटा देगा। यदि ये अधिक सक्रिय होता कॉपर तो नहीं हटता, लेकिन यहाँ पर जिंक अधिक सक्रिय है और कॉपर इस जिंक की तुलना में कम सक्रिय है, इसलिए जिंक ने कॉपर को इसके स्थान से हटा दिया। अब इसमें आपके एक श्रेणी दे रखी है, इस सक्रियता की श्रेणी, जिसमें यह बताया है कि ऊपर से नीचे जाने पर कौन से तत्व की सक्रियता कम होती है। यानी कि तत्वों की वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है या उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस श्रेणी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। देखो एक बताता हूं मैं, ये आपकी देर की है। ये आप एक सक्रियता श्रेणी देखिए, ये तत्वों की क्रियाशीलता का घटा हुआ क्रम है। क्रियाशीलता में क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में क्या है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे इस ऊपर वाली सबसे अधिक क्रियाशील, ये है सबसे अधिक क्रियाशील, और ये हो गया नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, ये सबसे अधिक, ये सबसे कम। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे इन तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि कॉपर और जिंक में अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, इसका मतलब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब देखो तुम, इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले, हाइड्रोजन से ऊपर के ये तत्व है, ये सब हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, जबकि ये हाइड्रोजन से नीचे वाले ये तत्व है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। अब देखो, अब इस सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक मैंने छोटा सा सूत्र बनाया,
ये आपके सिलेबस में इतने तत्व दे रखे हैं। आगे जैसे तुम साइंस लोगे कभी तो केमिस्ट्री में और इन तत्वों की संख्या और बढ़ती जाएगी, लेकिन अपने यहाँ पर सिलेबस में इतनी दे रखी है तो इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, उससे तुम इनको याद कर सकते हो। जैसे देखो मैंने ना का मांगे और जिंदगी जिंदगी फिर ले ले हर क्यों मरकरी 400 क्यों मरकरी 400। ये याद करने के लिए मैंने छोटा सा सूत्र बनाया के यानी के कैसे लिया के यानी पोटेशियम। ना का मतलब Na का मतलब होता है सोडियम। का यानी Ca और Ca का मतलब कैल्शियम। मांगे यानी Mg का मतलब मैग्नीशियम। ओल Al का मतलब एल्यूमिनियम। जिंदगी Zn यानी जिंक। फिर Fe यानी फेरस यानी कि लोहा। ले लेड इन Pb ले हाइड्रोजन H क्यों Cu कॉपर। मरकरी Hg मरकरी का प्रतीक क्या होता है Hg। चा यानी चांदी का प्रतीक होता है Ag। और Au को होता है सोना चा कै ना का मांगे ओल जिंदगी फिर ले ले हाइड्रोजन क्यों मरकरी 400। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यह है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब समझ गए। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में प्रदर्शित करने वाली श्रेणी है, उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। नोट कर लो। इसके बाद अगली अभिक्रिया अपनी वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्वि यानी आता है दो, यानी दो परमाणु या समूह का आदान प्रदान होगा, यानी उनका विस्थापन होगा। दो परमाणु या समूह का आदान प्रदान या विस्थापन होने वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा में क्या लिखते हो, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से दो या नहीं जिसमें दो वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु या समूह हो परमाणु या समूह का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु या समूहों का आदान प्रदान होता है। पहले विस्थापन थी क्योंकि इसमें एक ही परमाणु या समूह का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर दो अभिकारकों के परमाणु या समूहों का आदान प्रदान होगा यानी विस्थापन होगा, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिखित हो, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु या समूहों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं। AgNO3 plus KCl
बराबर चेंज हो गई है कि NO3 प्लस AgCl। ठीक है, AgNO3 का मतलब इसका मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। KNO3 का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड। HCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो देखो इसके अंदर AgNO3 और KCl, इसमें Ag और K के मतलब Ag किस स्थान पर किया गया, K किस स्थान पर Ag आ गया। ठीक है, यहां से ये K उठकर यहां आ गया और यहाँ Ag उठकर यहां आ गया, यानी दो अभिकारकों के परमाणु या समूह का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक अन्य उदाहरण और देख सकते हो हम, देखो CuSO4 प्लस NaOH, इसमें देखो ये चेंज हो गया CuOH2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, इसको संतुलित करके देखिए। CU एक है, ये है, OH यहाँ पर दो थे तो यहाँ दो गुणा कर दिया और ये Na2 दो हो गए, ये संतुलित अभिक्रिया है। अब इसमें देखो इस CU के स्थान पर कौन आ गया, Na आ गया, तो क्या बन गया CuSO4 की जगह क्या बन गया Na2SO4 बन गया। और इस OH NaOH था, इस Na के स्थान पर कौन आ गया Cu आ गया, CuOH2 बन गया। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। देखो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेंगे और बनेगा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम सल्फेट, ये हो गया क्या सोडियम में सल्फेट, यानी ये आपस कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करेंगे और बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम में सल्फेट बन जाएगा। इन दोनों अभिक्रिया में आप देखो दो दो अभिकार होते हैं, इन दोनों की, इनमें इन दोनों की परमाणु या समूह का आदान प्रदान हो रहा है, यानी विस्थापन हो रहा है एक दूसरे, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्विविस्थापन। पहले वाली अभिक्रिया में एक ही परमाणु या समूह का विस्थापन हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं विस्थापन है, और इस अभिक्रिया में दो अभिकारकों के परमाणु या समूह का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दो, ये होगी एक अभिक्रिया हुई थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हुई थी विस्थापन, तीसरी हो गई द्विविस्थापन, और चौथी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। देखो देखो अगली अभिक्रिया है अपनी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा, तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, ऑपोजिट है। संयोजन में दो पदार्थ जोड़कर एक नया पदार्थ बनाए थे, जबकि अपघटन में एक पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करके दो पदार्थों में टूट रहा है। देखो, और इस अपघटन अभिक्रिया का एक और नाम है, अपघटन अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो अपघटन अभिक्रिया का एक और अन्य नाम क्या हो गया, वियोजन। वियोजन का मतलब भी टूटना ही है और अपघटन का मतलब भी
टूटना ही है। देखो, तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। देखो, जैसे ये ए बी है, इसको ऊर्जा दे दी और ये टूट गया ए बी में, यानी ये पदार्थ ऊर्जा, इसने ऊर्जा प्राप्त की, इसको गर्म कर दिया और ये ए और बी में टूट गया। देखो, और उदाहरण देख सकते हो, जैसे ये है CaCO3, इसको जब तुम गर्म करोगे ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अब किसका उदाहरण हो गया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊर्जा प्राप्त करने के आधार पर अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, यानी हमें किसी पदार्थ को ऊर्जा तीन प्रकार से देते हैं। या तो उसको गर्म करके ऊर्जा दे सकते हैं, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके ऊर्जा दे सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश के द्वारा उसको ऊर्जा दे सकते हैं। इस आधार पर अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तो देखो, अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार तीन प्रकार है। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। तो तीन प्रकारों में सबसे पहला अपन अब अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकारों में पहला प्रकार हम ले रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय नाम से पता चला, इसको अपन ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे, कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करके या ऊष्मा देकर दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ते हैं या बदलते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था CaCO3, जब इसको हम गर्म करेंगे ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट नेट को जब तुम गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा। समझे? यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में किस कारण बदला? कि इसको ऊर्जा देगी, और वो ऊर्जा किस रूप में देगी? इसको ऊष्मा के रूप में, यानी इसको गर्म करके देगी। इसलिए ऊर्जा देने के आधार पर ये कौन सा प्रकार हो गया इसका? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ की गलित या द्रव अवस्था में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। गलित या द्रव अवस्था में धारा प्रवाहित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे ये जल है, लिक्विड अवस्था में है और इसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर दी, तो टूट जाएगा H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाएगा। समझ गए? जल पानी के अंदर जब विद्युत प्रवाहित कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में ये टूट जाता है। तो विद्युत के कारण टूटा ये जल किस कारण टूटा है? विद्युत प्रवाहित करने पर टूटा है, इसलिए इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देख सकते हो तुम NaCl का। सोडियम क्लोराइड की जब जलीय एक्वेनियम में होता है, एक्वेनियम जलीय एनिल लिक्विड, ये NaCl जल में घुला हुआ है। ये NaCl किसके अंदर घुला हुआ है? जल के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं ये जलीय विलयन है। NaCl का जलीय एक्वेनियम होता है, एक्वस का मतलब है जलीय विलयन, NaCl का जलीय द्रव अवस्था। अब इसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर दी मैंने, प्रवाहित कर देंगे, ये टूट जाएगा Na+Cl2, यानी इसको संतुलित करोगे 2Na, ये तो ठीक है गैस के रूप में, ये एक के रूप में प्राप्त रहेगा। ठीक है, देखो तो ये Na और Cl2 में टूट रहा है, किसके कारण टूटा है? विद्युत प्रवाहित करने पर टूटा है, इसलिए इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन। ये जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है, ये किसके कारण टूटा है? विद्युत प्रवाहित करने पर टूटा है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए? विद्युत अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तीसरा इसका प्रकार है अपघटन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है प्रकाश द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त करके कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। तो क्या लिखोगे परिभाषा? जब कोई पदार्थ उसमें या प्रकाश विकिरण ग्रहण करके या प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई पदार्थ प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करें, प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखो HBr, ये प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, H नहीं, प्रकाश ऊर्जा हम इसे प्रदर्शित करते हैं H न्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये टूट जाएगा H2+Br2। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब प्रकाश में रख देते हैं तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये किसके कारण टूटा है? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के कारण ये पदार्थ टूटा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यह हो गया आपके अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार। अपघटन का सामान्य सा अर्थ होता है टूटना। जब कोई पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब ऊर्जा प्राप्त करने के आधार पर अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है कि उस पदार्थ को ऊर्जा किस रूप में मिली है, यानी किस उसका स्रोत क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत क्या है। यदि उसको गर्म करके या उष्मा दे रहे हो तुम तो उसे बोलेंगे उष्मीय विकिरण। यदि उसको विद्युत के द्वारा ऊर्जा दे रहे हो तो वो हो जाएगा विद्युत अपघटन। यदि प्रकाश के द्वारा ऊर्जा दे रहे हो तो उसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब आगे की अभिक्रियाओं के जो प्रकार बच गए उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।